हेलो हेलो, चलिए लाइव हो गया। लाइव है। क्या हाल है गुरुजी लोग? बढ़िया है। रवि कुमार, राजेश, विकास कुमार सिंह, पंकज कुमार, सबको गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो। क्या ऊपर वाला? क्या ऊपर में ही पढ़िएगा? दिक्कत हो जाता है। ऊपर ठीक है। अच्छा ठीक, आइए पहले पढ़ते हैं। आइए, क्या मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे ना? आ जाइए पढ़ते हैं। जवाब दीजिए फटाफट। मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त 345 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य मुड़ाना, कश्मीर के शासक, प्रवर्तक। मुद्रा राक्षस ग्रंथ, विशाख दत्त। मौर्य साम्राज्य के 3 पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी यात्रियों का विवरण। इंडिका किसकी? मेगा स्थल। इंडिका में किसका वध? पाटलिपुत्रा का प्रशासन। पाटलिपुत्रा का प्रशासन। प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात का विवरण किस? जस्टिन। कौन? जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का कब हुआ? 305 ईस्वी पूर्व। 305 ईस्वी पूर्व। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग? जस्टिन सेंड्रोकोटस। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है? अभिलेख, स्मारक, सिक्का, भवन, इमारत। किस आक्रमण के कारण भारत में अभिलेख लिखने का? ईरानी ना, ईरानी। भारत में अभिलेख प्रथम शासक कौन है? अशोक। प्रथम शासक अशोक है। चंद्रगुप्त मौर्य का भवन किससे? लकड़ी। 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 क्या? प्रचलित सिक्का तब पन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पन। पन हो जाएगा। चलिए आ जाइए, अब देखते हैं चीजों को। चल रहा है ना जी? चलिए आ जाइए गुरुजी लोग। वीडियो नहीं चल रहा है, बस झूठ बोल रहे हैं। चल रहा है ना जी? हाँ चल रहा है। क्या हुआ? हेलो 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 हेलो।
हेलो, नहीं जा रहा है? ओ अच्छा, शांत रहिए। देखिए, आपको जो है ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं दे रहे हैं और नहीं बोल रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि पुराना वाला ऑब्जेक्टिव में जो है ना थोड़ा सा एरर रह गया है, जिस वजह से हम नहीं दे रहे हैं। फिर से नया ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन मिल जाएगा, ठीक है, जल्दी मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नहीं दिए हैं, पिछला वाला जो ऑब्जेक्टिव है उसमें एरर हो गया है, ऑफिस में भी बोल दिया हूं नहीं देने के लिए बच्चा को, ठीक है, उसमें आंसर के साथ दिए थे लेकिन थोड़ा एरर रह गया है, तो थोड़ा एरर फ्री रहना चाहिए, गलती पढ़ लेना सही बात न है, ठीक है। तो आ जाइए अब चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य साम्राज्य को हम लोग पढ़ रहे थे। काफी महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य रहा है, इसकी कई सारी गाथाएं हैं, कई सारी कहानियां हैं, लेकिन उन कहानियों से परीक्षा बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता है। तो उन कहानियों के ऊपर नहीं, बल्कि परीक्षा जिन तथ्यों से इत्तेफाक रखता है उन चीजों को हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। तो जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना आप सभी लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है आपको मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, इस बात से अवगत हैं आप। और साथ ही साथ जो है आपको पिछले क्लास में हमने ये भी बात बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे चंद्रगुप्त मौर्य आपको उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान, इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने स्थापित किया था, इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने स्थापित किया था। तो इसमें जो है मालवा का क्षेत्र भी आ जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमाम क्षेत्र जो है आपको आ जाते हैं। तो इन क्षेत्रों को जीत करके उन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया। कालांतर में जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य का विस्तार भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में इस एरिया में करना चाह रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था, सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था। और हम आपको बता दें कि पिछले क्लास में हम आपको यह बात बताए थे कि कुछ इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध लड़ा है, वही कुछ इतिहासकार इस बात को नहीं मानता है। लेकिन आपके बोर्ड की हम बात करें तो परीक्षा में प्रश्न पूछा है, अलग अलग बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा है, जिस आधार पर आप इस बात को मान करके चल सकते हैं कि हां युद्ध हुआ है। और जो युद्ध है वह आपको 305 ईस्वी पूर्व में हुआ है। कब हुआ है? 305 ईस्वी पूर्व में, 305 ईस्वी पूर्व में हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा चीजों को। जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य की सीमा उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तारित करना चाहता था, उत्तरी पश्चिमी भाग में मतलब इस एरिया में विस्तारित करना चाहता था, इस एरिया में विस्तारित करना चाहता था, तो ये जो एरिया था, ये एरिया सेल्यूकस निकेटर के अधीन था। अब चंद्रगुप्त मौर्य इस एरिया को जितना चाह रहा है, यह एरिया सेल्यूकस निकेटर के अधीन है, तो स्वाभाविक सी बात है सेल्यूकस निकेटर के साथ उनको युद्ध लड़ना पड़ा होगा। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, इनका 305 ईस्वी पूर्व में, 305 ईस्वी पूर्व में, 305 ईस्वी पूर्व में इनका संघर्ष जो है सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था। सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था। और इस संघर्ष में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई और सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। तब दोनों जो है आपस में समझौता कर लिया। और जब दोनों आपस में समझौता किया तो समझौता होने के बाद जो है सेल्यूकस निकेटर ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग के 4 क्षेत्र काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो है सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया।
समझ गए, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया। 500 हाथी जो है उपहार स्वरूप दिया। और इतना ही नहीं बल्कि दोनों के बीच वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, उनकी पुत्री का नाम था हेलेना, हेलेना को ही कार्नेलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हेलेना कहिए या कार्नेलिया कहिए, दोनों एक ही बात है। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कॉर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया। किसके साथ करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया। और चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जो है 3 पत्नी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जो 3 पत्नी थी उसमें एक का नाम था दुर्धरा, एक का नाम था चंद्रनंदिनी और एक का नाम था हेलेना या कॉर्नेलिया। हेलेना या कॉर्नेलिया, समझ गए। यही 3 पत्नी जो है चंद्रगुप्त मौर्य की थी। और इन 3 पत्नियों में जो हेलेना है, जो कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, कहा जाता है कि हेलेना साड़ी पहन करके सर्वप्रथम भारत में आई थी। जो हेलेना थी वही साड़ी पहन करके जो है सर्वप्रथम भारत में आई थी। और इसी के बाद भारत में साड़ी पहनने की प्रथा का प्रचलन जो है भारतवर्ष में देखने को मिलता है। तो कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच वैवाहिक संबंध जब स्थापित हुआ तो उस वैवाहिक संबंध के स्थापित होने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने दहेज के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र दिया। कुछ इतिहासकार इस बात को कहते हैं। वही कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि दोनों के बीच युद्ध हुआ, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। तो दोनों के बीच जो समझौता हुआ उस समझौता के तहत जो है काबुल, कंधार, हेरात, मकरान का क्षेत्र जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ। तो मतलब अलग अलग इतिहासकार की जो है अलग अलग राय है। खैर इन चीजों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को सिर्फ यहां पर 2 बात से लेना देना है। और हम लोगों को यहां पर जो सिर्फ 2 बात से लेना देना है, एक बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ है, तो आंसर 305 ईस्वी पूर्व में हुआ है। और एक दूसरी बात यह कि चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात, मकरान का क्षेत्र किससे प्राप्त हुआ, तो सेल्यूकस निकेटर से प्राप्त हुआ। सेल्यूकस निकेटर से प्राप्त हुआ। ये 2 बात हम लोगों को याद रखना है। अब देखिएगा, जैसे गांव घर में विवाह शादी होता है, तो आप देखेंगे कि अगर आपकी बहन का विवाह हुआ है, बहन विदा होती है, तो निश्चित तौर पर उनके साथ जो है भाई 2-4 जो भी होता है वो जाता है, 1-2 दिन रहता है, फिर जो है आपको चला आता है। उसी प्रकार से जो है सेल्यूकस निकेटर का एक विश्वसनीय व्यक्ति था मेगास्थनीज। तो जब सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी चंद्रगुप्त मौर्य के यहां भेजा तो सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी के देखरेख हेतु मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और हेलेना सामान्य तौर पर पाटलिपुत्रा में रहा करती थी, तो मेगास्थनीज भी पाटलिपुत्रा में रहते थे। और मेगास्थनीज ने अपना यात्रा वृत्तांत जो है मेगास्थनीज जो है इंडिका नाम से लिखा है, समझ गए, जिसकी चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं। तो ये बात है। अब यहां तक जो है कुछ चीजों को आप लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा, जहां तक आप लिखे थे वहां से आगे लिखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जहां से आप लिखे थे वहां से आगे लिखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईस्वी पूर्व में
युद्ध हुआ, युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। तत्पश्चात 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 सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह हेलेना हेलेना का विवाह हेलेना हेलेना का विवाह हेलेना कॉस्ट में लिख लीजिएगा कार्नेलिया। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया तथा 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 काबुल 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 तथा काबुल काबुल कंधार काबुल कंधार तथा काबुल कंधार तथा काबुल कंधार हेरात तथा काबुल कंधार हेरात काबुल कंधार हेरात और मकरान का क्षेत्र और मकरान का क्षेत्र और मकरान का क्षेत्र काबुल कंधार हेरात और मकरान का क्षेत्र मकरान का क्षेत्र मकरान का क्षेत्र मकरान का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया। फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप। सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत बनकर सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत बनकर उसी में कंटिन्यू उसी में सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत बनकर सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत बनकर सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत बनकर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए अब आगे सुनिएगा समझिएगा। देखिए
है शांत रहिए ना, है शांत रहिए। आपको जो है चंद्रगुप्त मौर्य कल्याणकारी शासक था। उनके कल्याणकारी होने का वजह उनका गुरु चाणक्य था। जो चाणक्य था, चाणक्य हमेशा जनता के कल्याण की ओर चंद्रगुप्त मौर्य का ध्यान आकृष्ट करवाने का काम किया करता था। चंद्रगुप्त मौर्य बीच बीच में बहक जाता था, और 3-3 गो बीबी थी और बहुत सारी पटरानियां भी थी। लेकिन जो चाणक्य था, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रखा, और यही कारण रहा कि इतना बड़ा साम्राज्य वो स्थापित कर सका। और चाणक्य की वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य एक अच्छे शासक बन पाए। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय बंगाल में अकाल पड़ा था। चाणक्य ने अकाल पीड़ितों को सहायता प्रदान करने को चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, और चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल के अकाल पीड़ितों को सहायता प्रदान किया। इतना ही नहीं, बल्कि कहा जाता है कि गुजरात के क्षेत्र में जो खेती करने वाले कृषक थे, उन्हें सिंचाई सुविधा नहीं मिल पाता था। इसको लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त, देखिए आप याद कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन गुजरात में था, हां या ना? हाँ था। गुजरात को जीता था, नो जीता था गुजरात को। तो गुजरात का इलाका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में था। तो गुजरात के भीतर जो है सुदर्शन झील, गुजरात के भीतर सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया, ताकि उस झील से नहर निकाली जा सके और नहर के पानी को खेत तक पहुंचाया जा सके, ताकि कृषकों को सिंचाई में सुविधा उपलब्ध हो सके। सिंचाई में जो है, कृषि करने में सिंचाई को लेकर सुविधा उपलब्ध हो सके, यह बात हुई। इसके अलावे जो चाणक्य है, चाणक्य के कुछ स्टेटमेंट है। चाणक्य के ऐसे तो बहुत सारे स्टेटमेंट है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो परीक्षा आपसे पूछता है। जैसे कि चाणक्य जो है कहा करता था, प्रजा के हित में राजा का हित है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। प्रजा के हित में राजा का हित है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। एक ये बात हो गई। दूसरा, आपको चाणक्य कहा करते थे कि अगर राजा दरबार में उपस्थित हो तो उसे प्रजा से इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मतलब अब ये नहीं कि राजा जो है दरबार में बैठा हुआ है, अब प्रजा जो है बाहर में अपना मिलने के लिए जो है इंतजार कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर राजा दरबार में बैठा हुआ है तो बाहर में अगर प्रजा है तो उनको बुला करके उनसे उनकी समस्या पूछ करके उसका समाधान राजा को करनी चाहिए। ये सभी ऐसे स्टेटमेंट है जो आपसे आपके परीक्षा में पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में तो जनता के कल्याण को लेकर कार्य करते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि गृहस्थ जीवन से चंद्रगुप्त मौर्य का
मोह भंग हो गया, गृहस्थ जीवन से चंद्रगुप्त मौर्य का मोह भंग हो गया। और जब गृहस्थ जीवन से, देखिए ये लड़की को छाप रही है, पिछले क्लास में नहीं आई होगी, छाप रही है बकलोल भी। सुनिए ना, छापने के लिए तो पूरा जमाना बाकी है। आपको नहीं बोल रहे हैं, वो पीछे वाली को बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं वो समझ रही है, आपको थोड़े बोल रहे हैं हम। देखिए फट फट बोलने लगती है, एकदम झगड़ालू होगी, जहां जाएगी खूब झगड़ेगी, सास से झगड़ेगी, ननद से झगड़ेगी, देवर से झगड़ेगी, सबसे झगड़िएगा। चलिए अब सुनिए 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 सुनिए। हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ देखिए, हुआ ये कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है गृहस्थ जीवन से मोह भंग हो गया। और जब गृहस्थ जीवन से मोह भंग हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम काल में, गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार के नाम कर दिया। गद्दी जो है अपने पुत्र बिंदुसार के नाम कर दिया और सन्यासी बन गया। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया। जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया और फिर दक्षिण भारत चले गए, कर्नाटक में अपने जीवन का अंतिम समय गुजारे। कर्नाटक के सरवनबेलगोला में भूखे प्यासे रहकर 298 ईस्वी पूर्व में उन्होंने अपने प्राण का त्याग कर दिया। जिस विधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण का त्याग भूखे प्यासे रहकर किया, उस विधि को संलेखना या संथारा विधि कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है आगे बिंदुसार बने हैं, बिंदुसार के विषय में जानेंगे। लेकिन उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दो व्यक्ति काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो दो व्यक्ति काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, एक का नाम है चाणक्य और एक दूसरे का नाम है मेगास्थनीज। चाणक्य और मेगास्थनीज से संबंधित कुछ चीजों को यहां पर जो है हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज आप लिखिए तो चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नी, नीचे से अगला पॉइंट में अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नी, चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नी निम्न थी। चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नी निम्न थे, बोर्ड पे लिखा हुआ है, दुर्धरा, चंद्रनंदिनी, हेलेना। बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख के लिखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए। नहीं दिख रहा है? चलिए फुल स्टॉप, नीचे से लिखिएगा, अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत
चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत के अंतर्गत सौराष्ट्र में अपने गवर्नर पुष्यगुप्त के मदद से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। दो सौ 98 ईस्वी पूर्व आते आते 298 ईस्वी पूर्व आते आते 298 ईस्वी पूर्व आते आते 298 ईस्वी पूर्व आते आते राजकाज से चंद्रगुप्त मौर्य का मोह भंग हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का मोह भंग हो गया, जिस कारण उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जिस कारण उन्होंने अपना गद्दी, उत्तराधिकारी नहीं, जिस कारण उन्होंने अपना गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार के नाम कर दी। 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 फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अब जो है एक मिनट, उसी में इस बात की जानकारी हमें, उसी में कंटिन्यू, उसी में इस बात की जानकारी हमें जैन ग्रंथ राजावली, जैन ग्रंथ का नाम है राजावली। इस बात की जानकारी हमें जैन ग्रंथ राजावली प्रदान करता है। जैन ग्रंथ राजावली प्रदान करता है। कहने का मतलब क्या हुआ जानते हैं? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने
अपना गद्दी अपने पुत्र के नाम कर दिया, इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो जैन ग्रंथ राजा वली से। नेक्स्ट पॉइंट, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व। नेक्स्ट पॉइंट, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने, नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय कर्नाटक के सरबन बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय कर्नाटक के सरबन बेलगोला में बिताया। फुल स्टॉप। भूखे प्यासे रहकर इन्होंने अपने प्राण का त्याग किया। भूखे प्यासे रहकर इन्होंने अपने प्राण का त्याग किया। भूखे प्यासे रहकर इन्होंने अपने प्राण का त्याग किया, जिसे संलेखना या संथारा विधि कहा जाता है। जिसे संलेखना या संथारा विधि कहा जाता है। जिसे संलेखना या संथारा विधि कहा जाता है।
फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। संलेखना या संधारा विधि कहा जाता है। चलिए अब आप हेडिंग मारिए चाणक्य। चाणक्य चाणक्य, सुनिए, चाणक्य को याद करने के पीछे कारण क्या है जानते हैं? चाणक्य को याद करने के पीछे कारण है उनके द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र। अगर अर्थशास्त्र नहीं होता ना, अर्थशास्त्र नहीं होता तो चाणक्य को कोई नहीं जानता। लेकिन चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, जो हमें चाणक्य के विषय में तथा पूरे मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अर्थशास्त्र दो शब्द अर्थ प्लस शास्त्र से मिलकर बना है। लगता है इससे कि अर्थ यानी धन, शास्त्र यानी अध्ययन, यानी अर्थशास्त्र नामक शब्द से लगता है यह कि इस विषय के अंतर्गत जो है धन के विषय में, इस किताब से हमें धन के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस किताब से हमें धन के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होता है, बल्कि इस किताब से हमें मौर्यों के राजनीतिक इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। मौर्यों के राजनीतिक इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ से हमें जानकारी प्राप्त होता है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से हमें जानकारी प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में ही देता है धन के विषय में, और जो एक्यूरेट ऑप्शन होगा कि मौर्यों के राजनीतिक इतिहास के विषय में, यह ऑप्शन सी या डी में रहता है सामान्य तौर पर। ए और बी में तो नहीं ही रहता है। तो यह बात हम आपको कॉपी में लिखाएंगे नहीं। इस बात को आप अपने दिमाग से याद रखिएगा। हर बात कॉपी में लिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यह जो अर्थशास्त्र है, यह अर्थशास्त्र 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बटा हुआ है। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बटा हुआ है। ये 15 अधिकरण और 180 प्रकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, अर्थशास्त्र पूरा का पूरा एक किताब है। जैसे कोई भी किताब आप ले लीजिए, कोई भी किताब अगर आप अच्छा किताब लीजिएगा तो एक पूरी किताब में 10, 12, 15, 20, 25, 40, 45 चैप्टर मिलेगा। हर चैप्टर में, समझ गए, हर चैप्टर में जो है कुछ महत्वपूर्ण सूची मिलेगा। हर चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण सूची मिलेगा। यानी कहने का मतलब आपको यह हुआ कि जैसे इतिहास की ही कोई पुस्तक है, तो इतिहास के पुस्तक में अगर भारत का इतिहास है तो प्राचीन भारत का इतिहास होगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास होगा, आधुनिक भारत का इतिहास होगा। अब प्राचीन भारत के इतिहास में 12-15 चैप्टर, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 9-10 चैप्टर, आधुनिक भारतीय इतिहास में 12-13 चैप्टर। तो अब इतिहास की पुस्तक 3 भाग में बटी हुई है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब प्राचीन में कुछ चैप्टर, मध्यकालीन में कुछ चैप्टर, आधुनिक में कुछ चैप्टर। ये जो विभाजन है ना, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र का जो विभाजन किया गया है वह अधिकरण और प्रकरण में किया गया है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बटा हुआ है। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बटा हुआ है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस नामक ग्रंथ से की जाती है। मैकियावेली यूरोप के एक बहुत बड़े चिंतक, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। यूरोप के अंतर्गत मैकियावेली इटली के रहने वाले थे। मैकियावेली इटली के रहने वाले थे और मैकियावेली बहुत बड़े चिंतक माने जाते हैं, बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं, बहुत बड़े नीति निर्माता माने जाते हैं, बहुत बड़े नीति निर्माता माने जाते हैं। तो मैकियावेली के द्वारा द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना की गई है। तो मैकियावेली का द प्रिंस नामक जो ग्रंथ है,
मैकियावेली का ग्रंथ है द प्रिंस। मैकियावेली का जो द प्रिंस नामक ग्रंथ है उसकी तुलना चाणक्य के अर्थशास्त्र से की जाती है, चाणक्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। और ध्यान में रहे कि भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, जबकि चाणक्य पहले पैदा हुए हैं, मैकियावेली बाद में पैदा हुआ है। मैकियावेली बाद में पैदा हुआ है, चाणक्य पहले पैदा हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो भारत का इतिहास है ना, भारत का इतिहास सर्वप्रथम भारत के लोगों के द्वारा नहीं लिखा गया था, बल्कि जो भारत का इतिहास है वह यूरोपीय इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार द्वारा लिखा गया था। और जब यूरोपीय इतिहासकार या ब्रिटिश इतिहासकार भारत का इतिहास लिखेगा तो वो भारत के लोगों को बढ़ा चढ़ाकर थोड़े दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, बल्कि वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके दिखाएगा। यह दुर्भाग्य है भारत का कि जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जबकि नेपोलियन जो है 19वीं सदी का है और समुद्रगुप्त जो है 3री-4थी सदी का। पहले समुद्रगुप्त आया है, बाद में नेपोलियन आया है। तो कहा यह जाना चाहिए यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? नेपोलियन। होना यह चाहिए था यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? नेपोलियन। यूरोप का चाणक्य किसे कहा जाता है? मैकियावेली। होना यह चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ, तब तो लगता है दिमाग है, तब आगरा जाने का जरूरत ना है। कांके में तो सब जानता है पागल खाना है, आगरा में भी है। आगरा में भी है ना? हाँ है, समझ गए। मतलब आप लोग का दिमाग सही में काम करता है ना? नशा उशा नहीं करते हैं? नशा उशा मत कीजिएगा, समझ गए। नशा करने से क्या होता है जानते हैं? दिमाग ब्लॉक हो जाता है, दिमाग काम करना कुछ दिन में छोड़ देगा, समझे? फिर आपका जो है पढ़ने का क्षमता घट जाएगा। नशा करने का ये सब फायदा है, पढ़ने का क्षमता घट जाएगा। क्लियर है? हाँ। तो अब समझिएगा आप, तो चाणक्य जो है, चाणक्य का संबंध आप सभी लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो चाणक्य है, चाणक्य का संबंध जो है तक्षशिला से रहा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन भी किया, उन्होंने अध्यापन भी किया। तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मौर्य काल में शिक्षा के सबसे प्रमुख केंद्र की हम लोग बात करें तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र जो है आपको तक्षशिला ही हुआ करता था। और ध्यान में रखें कि जो चाणक्य है, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है, इस अर्थशास्त्र में ही चाणक्य ने राज्य के शासन को संचालित करने को लेकर सप्तांग सिद्धांत दिया है। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जो है राज्य के शासन को चलाने को लेकर के सप्तांग सिद्धांत दिया है। राज्य के शासन को चलाने को लेकर सप्तांग सिद्धांत दिया है। और इस सप्तांग सिद्धांत में चाणक्य कहते हैं कि राज्य में शासन चलाने को लेकर 7 चीजों का होना आवश्यक है। 7 चीजों का होना आवश्यक है। जो 7 चीजों का होना आवश्यक है उसमें सबसे पहले राज्य यानी जनपद या जनपद यानी राज्य का होना आवश्यक है। दूसरा राजा का होना आवश्यक है। तीसरा अमात्य यानी मंत्री का होना आवश्यक है। चौथा दुर्ग यानी किला का होना आवश्यक है। चौथा दुर्ग यानी किला का होना आवश्यक है। फिर 5वां जो है दंड यानी विधि का होना आवश्यक है। दंड यानी विधि का होना आवश्यक है। छठा कोष यानी खजाना यानी रुपया पैसा का होना आवश्यक है। और 7वां मित्र का होना आवश्यक है। तो किसी भी
राज्य में शासन प्रशासन चलाने को लेकर ये 7 चीज का होना आवश्यक है। इसी को राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। इसी को जो है राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि सप्तांग सिद्धांत के विषय में यह बात पूछा जाता है, सप्तांग सिद्धांत से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न सप्तांग सिद्धांत से संबंधित यह पूछा जाता है कि राज्य के शासन चलाने को लेकर सप्तांग सिद्धांत किसने दिया है, तो सीधा सा उत्तर होगा इसका चाणक्य ने दिया है। चाणक्य ने किस पुस्तक में दिया है, तो अर्थशास्त्र में दिया है। और अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य का 7वां अंग किसे माना जाता है, तो अर्थशास्त्र के अनुसार जो है राज्य का 7वां अंग मित्र को माना जाता है। किसको माना जाता है, मित्र को माना जाता है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें आप याद रखिएगा। और आप ध्यान में रखेंगे कि चाणक्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिसमें उनके बचपन का नाम जो है आपको विष्णुगुप्त था। उनके बचपन का क्या नाम था, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त उनके बचपन का नाम था। क्लियर है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब नीचे से लिखिएगा चाणक्य। लिखिएगा चाणक्य को कई अन्य नाम चाणक्य को कई अन्य नाम जैसे विष्णुगुप्त, कोमा कौटिल्य, विष्णुगुप्त कोमा कौटिल्य इत्यादि से जाना जाता है। इत्यादि से जाना जाता है। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त, इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इनकी रचना अर्थशास्त्र को 15 अधिकरण 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बांटा गया है। पंद्रह अधिकरण और 180 प्रकरण में बांटा गया है। 180 प्रकरण में बांटा गया है। फुल स्टॉप। बांटा गया है, फुल स्टॉप। चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना, उसी में चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस नामक
ग्रंथ से, की जाती है। मैकियावेली यूरोप का, मैकियावेली यूरोप का एक बहुत बड़ा दार्शनिक, मैकियावेली यूरोप का एक बहुत बड़ा दार्शनिक, एक बहुत बड़ा दार्शनिक, कोमा, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और चिंतक था, राजनीतिज्ञ और चिंतक था। राजनीतिज्ञ और चिंतक था फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, चिंतक था फुल स्टॉप। भारत का मैकियावेली, उसी में भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली चाणक्य को भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है फुल स्टॉप। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके या नेक्स्ट पॉइंट। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राज्य में शासन चलाने को लेकर, राज्य में शासन चलाने को लेकर सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग बोर्ड पे लिखा हुआ है, सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य में शासन चलाने को लेकर इस सिद्धांत के अनुसार राज्य में शासन चलाने को लेकर, राज्य में शासन चलाने को लेकर 7 चीजों का होना आवश्यक है। जिसमें राज्य का 7वां एवं अंतिम अंग, जिसमें राज्य का 7वां एवं अंतिम अंग, जिसमें राज्य का 7वां एवं अंतिम अंग मित्र को माना गया है। राज्य का 7वां एवं अंतिम अंग मित्र को माना गया है। अब एक नंबर में, एक नंबर में, एक नंबर में राज्य, एक नंबर में राज्य,
2 नंबर में राजा, 3 नंबर में अमात्य यानी मंत्री, 3 नंबर में अमात्य, अमात्य यानी मंत्री, 4 नंबर में दुर्ग यानी किला, 4 नंबर में दुर्ग यानी किला, किला, 5 नंबर में दंड, दंड यानी विधि, दंड यानी विधि यानी कानून, दंड यानी विधि, 6 नंबर में कोष, कोष, कोष यानी खजाना, धन संपत्ति, खजाना, कोष यानी खजाना, 7 नंबर में मित्र। चलिए अब नीचे से लिखिएगा, चाणक्य का संबंध, चाणक्य का संबंध, चाणक्य का संबंध, चाणक्य का संबंध, तक्षशिला विश्वविद्यालय से, चाणक्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से, तक्षशिला विश्वविद्यालय से रहा है, रहा है, फुल स्टॉप। इस विश्वविद्यालय में उन्होंने, इस विश्वविद्यालय में उन्होंने, इस विश्वविद्यालय में उन्होंने, इस विश्वविद्यालय में उन्होंने, उन्होंने अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन दोनों काम किया। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय, को माना जाता है। सॉरी एक मिनट, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। फुल स्टॉप। चलिए अब जो है आगे हेडिंग मारिएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज सुनिए हीरो सब, इतना बात तो आप जानते ही हैं कि जो मेगास्थनीज है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था, हाँ या ना? हाँ ना? हाँ। और उन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की है, हाँ ना? चलिए इसके बाद जो है
मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा में रहे, उनकी रचना इंडिका हमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन के विषय में जानकारी प्रदान करती है। ये बात जानते हैं ना, ये सब बात जानते हैं ना। मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहता था। क्या कहता था? पोलीब्रोथा, पोलीब्रोथा, पोलीब्रोथा। पोलीब्रोथा कहता था। मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहता था। और ध्यान में रहे कि मेगास्थनीज के समकालीन जो अन्य यूरोपीय इतिहासकार थे, वो जो है, कौन इधर बतिया रहे हैं जी? काहे बतियाते हैं? अजीब हाल है आप लोग का। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, बतियाइए नहीं। आगे में बैठ करके नहीं बतियाना, पीछे में जाइए ना, खैनी लटा के खाइए, कोई दिक्कत नहीं। पीछे में जानते हैं कभी कभी कैमरा चेक करते हैं, दरोगा बैच में तो एकदम बाबा सब न है। आप लोग तो मैट्रिक इंटर करके आए हैं, वो बाबा सब है, वो सब खैनी खाता है। ठीक है, पीछे में कभी काल कैमरा उमरा चेक करते हैं, देखते हैं पीछे में लटा करके खाते रहता है, समझे? तो पीछे में जाइए ना, बैठ के खाइए ना, कोई दिक्कत ना है। चलिए सुनिए अब यहां पे देखिए, पोलीब्रोथा, समझ, पोलीब्रोथा। तो मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा के, इंडिका में उन्होंने पाटलिपुत्रा के लिए पोलीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया। और उनके समकालीन जितने भी यूरोपीय इतिहासकार थे ना, वो इंडिका को ही आधार बना करके भारत का इतिहास लिखा। तो उन सभी इतिहासकारों ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा ही कहा। यानी यूनानी इतिहासकारों ने या यूरोपीय इतिहासकारों ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर पुकारा। तो यहां से दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है, मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा को क्या कहकर संबोधित करता था, और दूसरा प्रश्न जो है, यूनानी इतिहासकार या यूरोपीय इतिहास पाटलिपुत्रा को किस नाम से संबोधित किया? तो पोलीब्रोथा। दोनों जगह आंसर पोलीब्रोथा होगा। दूसरी बात यह है कि जब मेगास्थनीज लंबे समय तक भारत में रुके, तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। भारत के लोग जो है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और उसी आधार पर जो है मेगास्थनीज ने यह लिखा कि भारत के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं, भारत के लोग लिखने की कला से अवगत नहीं है, भारत के लोग जो है लिखने की कला से अवगत नहीं है। ये बात, ये स्टेटमेंट जो है मेगास्थनीज का है, ये स्टेटमेंट आपको मेगास्थनीज का है। और साथ ही साथ जो है इसके बाद उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा है, आपने वैदिक सभ्यता को पढ़ा है, तो जो है हड़प्पा सभ्यता के विषय में आप जवाब दीजिए। खड़ा होइए, आप खड़ा। हड़प्पा पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं? हड़प्पा 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 पढ़े हैं? देखिए क्या स्थिति है इस सब का, सब पढ़ा होगा। पढ़े हैं ना आप? हाँ। हड़प्पा सभ्यता में 4 वर्ग की उपस्थिति थी। कौन कौन? बोलिए हो। विद्वान, योद्धा, श्रमिक, व्यापारी। विद्वान, योद्धा, श्रमिक। अब वैदिक सभ्यता में भी 4 वर्णों की उपस्थिति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और ये सब बात नहीं पढ़े हैं ना? बैठिए। जैसे हड़प्पा काल में जो विद्वान है, योद्धा है, श्रमिक है, व्यापारी है, ये 4 वर्गों की उपस्थिति। वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उपस्थिति। उसी प्रकार से जो है मेगास्थनीज का यह मानना था कि भारत के समाज में 7 वर्ग के लोग रहते हैं। भारतीय समाज में 7 वर्ग के लोग रहते हैं। भारतीय समाज में जो 7 वर्ग के लोग रहते हैं, दार्शनिक हो गया, यानी विद्वान लोग हो गए,
दार्शनिक मतलब विद्वान लोग हो गए, फिर किसान हो गया, फिर अहीर हो गया, सैनिक हो गया, निरीक्षक है, क्या अल्लाह कर रहे हैं, निरीक्षक हो गया, सभासद हो गया, समझ गए, निरीक्षक हो गया, सभासद हो गया, ये 7 वर्गों के लोग जो है भारतीय समाज में आपको रहते हैं, भारतीय समाज में आपको रहते हैं। ऐसा जो है मेगास्थनीज का मानना था। तो आपसे यहां से पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया, तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है 7 वर्गों में विभाजित किया। और मेगास्थनीज का ऐसा मानना था कि ये जो 7 वर्ग के लोग हैं, इसमें सबसे ज्यादा भारतीय समाज में जिस वर्ग की उपस्थिति है वह वर्ग जो है आपको किसान वर्ग है। जिस वर्ग की सबसे ज्यादा उपस्थिति है वह कौन है, आपको किसान वर्ग है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, तो नीचे से लिखिएगा। देखिए, मेगास्थनीज के विषय में जो बातें हम आपको पहले लिखा चुके हैं वो बात यहां पर हम आपको नहीं लिखाएंगे, क्योंकि अभी तुरंत हम आप ही से बोले हैं तो आपने बोला है हाँ हम जानते हैं, हाँ हम लिखे हैं, कॉपी में लिखाए भी हैं। तो अब वैसी 2-3-4 बातें जो आपको जो आपके नोट में नहीं है तो आप नीचे से नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा। मेगास्थनीज तथा मेगास्थनीज तथा मेगास्थनीज तथा मेगास्थनीज तथा तथा अन्य यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज तथा अन्य यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज तथा अन्य यूनानी इतिहासकार पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर पुकारा है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट। मेगास्थनीज कहा करते थे कि मेगास्थनीज कहा करते थे कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया। 1 नंबर में दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, कारीगर, निरीक्षक, सभासद।
दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, कारीगर, निरीक्षक, सभासद। दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, कारीगर, निरीक्षक, सभासद। नीचे से, नीचे से मेगास्थनीज के अनुसार, नीचे से मेगास्थनीज के अनुसार मेगास्थनीज के अनुसार इन 7 वर्गों में सबसे अधिक संख्या में, इन 7 वर्गों में सबसे अधिक संख्या में किसानों की उपस्थिति थी। चलिए अब आगे समझते हैं। बिंदुसार, चलिए हीरो सब आइए, आइए समझिएगा। बिंदुसार आपको जो है, सुनिए इधर गुड भाई, चंद्रगुप्त मौर्य अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र बिंदुसार को घोषित किया। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, अब उसकी तो 3 बीबी थी, तो 3 में से जो है इनकी माता दुर्धरा थी। इनकी माता कौन थी? दुर्धरा। इनकी माता का नाम दुर्धरा था। इनका जन्म, बिंदुसार का जन्म जो है 320 ईस्वी पूर्व में, 320 ईस्वी पूर्व में, 320 ईस्वी पूर्व, 320 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में बिंदुसार का जन्म दुर्धरा के गर्भ से हुआ। बिंदुसार एक अयोग्य शासक साबित हुआ। अयोग्य शासक साबित हुआ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनके शासनकाल में अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह होने लगे थे और उस विद्रोह को दबाने में यह असफल रहा था। उस विद्रोह को दबाने में जो है यह असफल रहा था, जिस कारण इन्हें योग्य पिता का अयोग्य पुत्र, योग्य पिता का अयोग्य पुत्र और योग्य पुत्र का अयोग्य पिता कहा जाता है। इस बात को कुछ लोग समझे होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। जो लोग समझे हैं अच्छी बात है, जो नहीं समझे हैं वो समझिएगा। देखिए, इसका बाप कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका बेटा था अशोक। इसका बेटा कौन था? अशोक। अशोक, समझ गए? तो बिंदुसार के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के पुत्र अशोक। अशोक भी योग्य था। पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे महान शासक अशोक, पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में, और अपनी नीतियों के कारण। और अशोक ही प्रथम भारतीय शासक हुए जिन्होंने विश्व पटल पर भारत के नाम को दर्ज करवाया। यानी भारत भी एक देश है, समझ, भारत भी एक देश है, भारत का भी अपना अस्तित्व है। भारत के नाम को विश्व पटल पर सर्वप्रथम दर्ज कराने का श्रेय अशोक को ही जाता है। अगर महान नहीं होते, अगर मोदी जी अच्छे वक्ता नहीं होते,
तो पूरे विश्व में मोदी जी का डंका नहीं बजता। और अशोक अगर महान नहीं होते तो विश्व पटल पर भारत के नाम को तो दर्ज ये नहीं ही करवा पाते। तो ये भी योग्य है, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य तो योग्य है ही। इनसे पहले कोई क्या पूरे भारत को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला पाया था? नहीं, सबसे पहले यही ना जीत करके मिला पाया जी, मतलब योग्य था तब ना जीत के मिला पाया। तो बीच में ये अयोग्य हो गया, समझ गए? तो सुनिएगा अब गौर से। योग्य पिता का अयोग्य पुत्र, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार जो कि अयोग्य है, और अयोग्य योग्य पुत्र का अयोग्य पिता, समझ गए? तो ये चीज है। इसके अलावे इन्हें जो है भद्रसार भी कहा जाता है, वारिसार भी कहा जाता है, इन्हें अमित्रघात भी कहा जाता है। इन तमाम नामों से जो है इन्हें जाना जाता है। और बिंदुसार के समय अभी तुरंत हमने आपको बताया कि बिंदुसार के समय जो है तक्षशिला में विद्रोह हुए, और जब तक्षशिला में विद्रोह हुए तो उस तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार सबसे पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। सबसे पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। सुसीम विद्रोह को दबाने के लिए गया, लेकिन सुसीम विद्रोह को दबा नहीं पाया। और जब सुसीम विद्रोह को दबा नहीं पाया तब बिंदुसार अपने योग्य पुत्र अशोक को तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए भेजा, और अशोक तक्षशिला पहुंच करके विद्रोह को दबा दिया। और इसके बाद ही यह स्पष्ट हो गया था कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक ही बनेगा। लेकिन जो भारत की राजनीतिक परंपरा रही है, भारत की राजनीतिक परंपरा यह रही है कि भारत में हमेशा उत्तराधिकारी जो है बड़े पुत्र को बनाया जाता है। जिस वजह से बिंदुसार जब मृत्यु की शैया पर लेटे हुए था तो बिंदुसार ने घोषणा कर दिया था कि हमारा उत्तराधिकारी हमारा सबसे बड़ा पुत्र सुसीम बनेगा। लेकिन अशोक भी काफी महत्वाकांक्षी था, अशोक काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और अशोक जो है ठान करके रखा था ये बुढ़ऊ के जाने के बाद, यानी बिंदुसार के जाने के बाद जो है मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठेंगे तो हम ही। और बिंदुसार का निधन हो गया। जब बिंदुसार के निधन होने के बाद बिंदुसार के निधन होने के बाद सुसीम का राज्याभिषेक कराया जाने लगा, और सुसीम का राज्याभिषेक कराया जाने लगा। उसी क्रम में अशोक ने सुसीम की हत्या कर दी, और सुसीम की हत्या करके जो है गद्दी प्राप्त कर लिया। यानी अशोक मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत तथा भारतीय इतिहास में एक ऐसे शासक हुए जो अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। भारतीय इतिहास में कई सारे उदाहरण जो है आपको इस प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। भारतीय इतिहास में कई सारे उदाहरण इस प्रकार के देखने को मिल जाएंगे कि जो छोटा भाई है वो बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। मौर्य साम्राज्य में ये उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, फिर गुप्त साम्राज्य में आपको ये उदाहरण देखने को मिलेगा। समझ गए? तो ये बात है, आप याद रखिएगा। यहां तक कुछ चीजों को लिखे, फिर आगे बताएंगे, लिखाएंगे। लिखिए बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व, 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व। क्या हुआ जी? क्या? डायमेकस इंडिया आया था, तो आगे बताएंगे ना। डायमेकस जो है बिंदुसार के समय आया था, बिंदुसार के समय आया था। सत्येंद्र कुमार, बिंदुसार के समय आया था डायमेकस ना, हाँ बिंदुसार के समय आया था बिंदुसार। चलिए लिखिएगा। बिंदुसार को इतिहास में योग्य पिता का
योग्य पिता का अयोग्य पुत्र, योग्य पिता का अयोग्य पुत्र, योग्य पिता का अयोग्य पुत्र और योग्य पुत्र का और योग्य पुत्र का और योग्य पुत्र का अयोग्य पिता, योग्य पुत्र का अयोग्य पिता कहा जाता है। इनका जन्म 320 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म 320 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता दूरधरा थी। इनकी माता दूरधरा थी। इनकी माता दूरधरा थी। ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ये यानी बिंदुसार, ये यानी बिंदुसार, ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। इस संप्रदाय का एक महान संत पिंगलवत्स इस संप्रदाय का एक महान संत पिंगलवत्स इस संप्रदाय का एक महान संत पिंगलवत्स बिंदुसार के दरबार में रहता था। फोन आता है। फुल स्टॉप। चलिए अब कॉपी पढ़िए जल्दी से, फटाक से कॉपी पढ़िए। है रुकिए ना, हे भगवान, देखिए एगो चीज छूट गया। 2 लाइन लिखाना है, लिखिए 2 लाइन। चाणक्य में जगह है थोड़ा सा, जहां तक लिखे हैं वहां पे नहीं लिखिएगा, ठीक है? कहीं पर भी जगह है। चंद्रगुप्त मौर्य में या चाणक्य में या मेगास्थनीज में, तीनों में से कहीं भी जगह है, लिखिए, है ना? 1 लाइन लिखिएगा। चाणक्य ने कहा है कि चाणक्य ने कहा है कि चाणक्य ने कहा है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित और प्रजा के प्रजा के हित में राजा का हित और प्रजा के हित में राजा का हित समाहित होता है। राजा का हित समाहित होता है। राजा का हित समाहित होता है। चलिए दूसरा पॉइंट चाणक्य ने कहा है कि दूसरा पॉइंट
चाणक्य ने कहा है कि उधर जो रुमाल से मुंह पोंछ रहे हैं, आप लिख नहीं रहे हैं क्या? मेरा मुंह देखने आए हैं? हम रैंप वॉक करते हैं कि मुंह देखने आए हैं? समझ गए? ये रुमाल से मुंह पोंछ करके पढ़ने वाला का रिजल्ट नहीं होता है, समझे? ये प्रमाण है। हम लोगों के साथ बिट्टू सर सब के साथ जो है एगो रहता था, ठीक है? बिट्टू सर का उनसे नहीं बनता था, बाद बाकी लोगों से बनता था। वो रुमाल से मुंह पोंछ के पढ़ता था, उसका रिजल्ट नहीं हुआ, खाली हाथ उसको पटना से जाना पड़ा अपना घर। समझ गए? एकदम भेड़िया धसान के तरह खाइए, मतलब भेड़िया धसान के तरह खाइए, मतलब जो मिलता है दबा के खा लीजिए। इसके बाद आराम से 6 से 7 घंटा का नींद ले लीजिए, और उसके बाद जो बाद बाकी समय बचता है, किताब पर भी वैसे ही टूटिए जैसे चिकन मटन पे टूटते हैं। समझिए? मतलब ऐसा कीजिए, कॉपी पर, किताब पर खत्म करना है, मतलब खत्म करना है। जब तक इस प्रकार से जिद्दी नहीं बनिएगा पढ़ने को लेकर के, तब तक रिजल्ट नहीं होगा। ये रुमाल से मुंह पोंछ करके पढ़ने वाला सबका रिजल्ट नहीं हुआ है। समझ गए? चलिए लिखिए। चाणक्य ने कहा है कि जब राजा दरबार में उपस्थित हो, चाणक्य ने कहा है कि जब राजा दरबार में उपस्थित हो तो जब राजा दरबार में उपस्थित हो तो उसे प्रजा से इंतजार नहीं करवाना चाहिए, उसे प्रजा से प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, उसे प्रजा से प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, उसे प्रजा से प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। चलिए अब गुरुजी लोग पढ़िए, अब पढ़िए, कॉपी पढ़िए, कॉपी पढ़िए जल्दी। है क्या बोल रहे हैं? चान पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़िए जल्दी आए, पढ़िए। है देखिए, पीछे वाला है टी शर्ट, देखिए देखिए ये सबको कैसे धरफड़ाता है। आनेयों के लिए धरफड़, जानेयों के लिए धरफड़। पढ़ लिए हीरो साहब? दीजिए कॉपी दीजिए। आइए आइए याद करते हैं। आइए मुंह ऊपर कीजिए, मुंह ऊपर कीजिए। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ? 305 ईस्वी। अच्छा, किसकी जीत हुई? चंद्रगुप्त। इसके बाद दोनों में समझौता हुआ। सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। जिस बेटी का विवाह किया उसका क्या नाम था? और उसके बाद काबुल, कंधार, हेरात, मकरान का क्षेत्र दिया
चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात, मकरान का क्षेत्र किससे प्राप्त हुआ? सेल्यूकस। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया? कौन आया? इंडिका किसकी रचना? पाटलिपुत्रा के प्रशासन की चर्चा किसमें है? चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी पत्नी? कितनी पत्नी? पहली, दूसरी, तीसरी। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य करवाए अपने किस गवर्नर के मदद से? पोष्य। पोष्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र में करवाए थे किस गवर्नर के मदद से? पोष्य। और 298 ईस्वी पूर्व में अपना राजकाज अपने पुत्र के नाम कर दिया था। इसकी जानकारी कौन जैन ग्रंथ से मिलती है? राजावली। कौन जैन ग्रंथ से? और चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में कौन धर्म को अपना लिया? कौन धर्म को? कौन धर्म को? इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? परिशिष्ट। इसकी जानकारी कहां से प्राप्त? परिशिष्ट। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली? किससे जैन धर्म की किससे जैन धर्म की दीक्षा? चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय कहां गुजारा? कर्नाटक के सरबनबेल। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय कहां गुजारा? कर्नाटक के सरबनबेल। कर्नाटक के सरबनबेल गोला में गुजारा। कौन विधि से अपने प्राण का त्याग? संलेखना या संथारा विधि? संलेखना या कौन विधि से अपने प्राण का त्याग किया? चाणक्य को किस किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त और विष्णुगुप्त और कौटिल्य। इसके बाद आगे बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन का नाम। बचपन का नाम? बचपन का नाम? देखिए एगो बात बताते हैं, हम बताते हैं। देखिए होता क्या है, सुनिए सुनिए सुनिए। विद्यार्थी के साथ क्या होता है, हम भी विद्यार्थी रहे हैं ना, ठीक। विद्यार्थी क्या सोचेगा पता है? कॉपी बना लेते हैं ना, ठीक है, कॉपी बना लेते हैं। जो लोग याद नहीं कर रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा जानते हो? उसके दिमाग में ये बात चल रहा होगा, घर पे जाकर के याद कर लेंगे। और जो अभी याद नहीं कर रहा है वो घर पर भी याद नहीं करेगा। ये बात हम लिख करके दे सकते हैं, समझ गए? तो आप देखते होंगे कि लड़की को खड़ा करते होंगे तो लड़की लोग जवाब नहीं देती होगी, समझ गए? और लड़का को खड़ा करते हैं तो लड़का जवाब देता है। लड़का याद करता है, लड़की याद नहीं करती, सब मुंह बंद रखती है, बकलोलवी सब। सब मोबाइल चलाती है, बताइए। बकलोलवी 2 घंटा बर्दाश्त कीजिए, समझ गए? 2 घंटा में धरती नहीं पलट जाता है। चाणक्य के बचपन का नाम? चाणक्य के बचपन का नाम? अच्छा। अर्थशास्त्र कितने अधिकरण, कितने प्रकरण? कितना अधिकरण, कितना प्रकरण? 180। चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के किस ग्रंथ? मैकियावेली के द। चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के किस ग्रंथ? मैकियावेली किस ग्रंथ से? मैकियावेली किस ग्रंथ से? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? कौन ग्रंथ में? अर्थ। अच्छा, शासन के लिए सॉरी, राज्य में शासन के लिए कितने चीजों का होना? कितने चीजों का? 7 चीजों का होना आवश्यक है। कहां है जी? कहां है जी? नहीं लिखे हैं का? नहीं लिखे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां मित्र। इसके बाद आगे बताइएगा चाणक्य का संबंध कौन विश्वविद्यालय? कौन विश्वविद्यालय? तक्षशिला ना। चाणक्य का संबंध कौन विश्वविद्यालय से? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र? सबसे प्रमुख केंद्र
तक्षशिला। आए सुनिए, मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा को क्या कहता था? क्या कहता था? मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा को क्या कहता? पोली। अच्छा, भारतीय लिखने की कला से अवगत नहीं है, कौन कहता? कौन कहता? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में? पहला, दूसरा, तीसरा। हल्ला काय कर? कौन, किसने कहा है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख? प्रजा। भारतीय इतिहास में योग्य पिता का योग्य पुत्र का। बिंदुसार का जन्म कब हुआ है? कौन संप्रदाय को मानता था? कौन संप्रदाय? आजीवक। पिंगल वत्स किसके दरबार में रहता? बिंदु। क्लियर है? सुनिए, सुनिए, ई बुक खरीद लीजिएगा, अगले क्लास से होमवर्क देंगे। खरीद लिए हैं? नहीं मिल रहा? अच्छा, सोमवार तक मिल जाएगा, सोमवार तक मिल जाएगा। इससे होमवर्क देंगे, होमवर्क देंगे, ठीक है? अगले क्लास से होमवर्क देंगे। चलिए, धन्यवाद गुरुजी लोग। ऑनलाइन यहां पे कमेंट दीजिए तो। है हीरो, है हीरो, ऑनलाइन कमेंट दीजिए यहां पे। निकलिए आप लोग, निकलिए। चलिए, लोग याद कर रहे थे। चलिए, ठीक है। हाँ, अच्छा, बताते हैं, सोचने दीजिए थोड़ा सा, ठीक है? क्या क्या? कौन? चंद्रगुप्त। ज्ञान प्राप्ति, ब्राह्मण धर्म, यानी उन लोगों का मूल धर्म ब्राह्मण धर्म था। ब्राह्मण धर्म, ठीक है, ब्राह्मण धर्म, हाँ, पैतृक धर्म ब्राह्मण।